नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। आत्मनिर्भर भारत, गरीबों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने पर दिया जोर। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ आज करेगी सुनवाई। मामले में उठे विवाद को देखते हुए शीर्ष अदालत ने स्वतः लिया था संज्ञान। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। उत्तर प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए 1 जनवरी तक 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। ट्रंप के साथ हुई बैठक के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन शांति योजना पर बनी 90% सहमति। ट्रंप ने कहा, बातचीत यूक्रेन संघर्ष सुलझाने के बेहद करीब। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दबदबा जारी। चौथे टी20 को 30 रन से जीत सीरीज में 4-0 की बनाई बढ़त। स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10,000 रन। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने, गरीबों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए हम लोग कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरीज की यह कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई है जब भारत में अगली पीढ़ी के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ये रिफॉर्म तेजी से हो रहे हैं और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का मुख्य इंजन भारत के युवा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास देश की डेमोग्राफी को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री ने गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि हम जो भी करें उसे अच्छे से करें। शासन हो, डिलीवरी हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, इनकी गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आइए मेड इन इंडिया को क्वालिटी का पर्याय बनाने और जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में हम सभी मिलकर काम करें। पीएम ने गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के मामलों में नया वर्क कल्चर अपनाने के लिए खास कदम उठाने पर भी जोर दिया। लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के बारे में भी उन्होंने बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स और दूसरे कई विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने राज्यों से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और सर्विस सेक्टर को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सबसे आह्वान किया कि हम सब भारत को एक ग्लोबल सर्विस जॉइंट बनाने का लक्ष्य रखें। भारत में दुनिया की फूड बास्केट बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मछली पालन की तरफ बढ़ना चाहिए और इसी तरह भारत एक बड़ा फूड एक्सपोर्टर बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में हुए हालिया बदलाव पर स्वतः संज्ञान लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एजी मसीह की अवकाशकालीन पीठ आज इस मामले में सुनवाई करेगी। अरावली क्षेत्र की अस्पष्ट परिभाषा पहले भी अवैध खनन का कारण बनी है। कोर्ट ने पहले एक समिति बनाकर खनन को नियंत्रित करने के निर्देश दिए थे। अरावली पहाड़ियां पर्यावरण संतुलन, भूजल संरक्षण और मरुस्थलीकरण रोकने में अहम भूमिका निभाती है। देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। भीषण सर्दी और कोहरे से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में आज घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे का अनुमान है। इस दौरान सोमवार को दोपहर तक दिल्ली में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जो दोपहर बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो जाएगी। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले कल तक शीतलहर की आशंका जताई गई है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 31 दिसंबर तक तेज हवा और गरज चमक के साथ
वर्षा भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सुबह और देर रात ठंड का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि छात्रों की सेहत से किसी भी तरह का कोई समझौता ना किया जाए और स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखा जाए। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड सहित अन्य बोर्ड शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी क्षेत्र भ्रमण पर रहेंगे, कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सभी रैन बसेरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत समूचा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है। कोहरे के कारण हवाई उड़ानें भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इसको देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने मौसम को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन के अनुसार आज सुबह दिल्ली और हिंडन एयरपोर्ट पर ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा है और खराब विजिबिलिटी के कारण कई उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा बदलते मौसम के चलते विमान ऑपरेशन धीमा होने की जानकारी दी गई है। एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि वो अपनी फ्लाइट की जानकारी के लिए आधिकारिक चैनलों पर अपडेट देखते रहें। मौसम में सुधार होते ही परिचालन धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा और उड़ानें तय समय के अनुसार संचालित की जाएंगी। अहमदाबाद में कल भव्य सांस्कृतिक उत्सव नमोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचार और राष्ट्र सेवा को समर्पित इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये एक विचार यात्रा है। नमोत्सव में नरेंद्र मोदी के संघर्ष से लेकर नेतृत्व तक की कहानी को संगीत, नृत्य और मल्टीमीडिया के जरिए जीवंत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जीवन देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि कैसे सेवा और संकल्प की भावना ने एक साधारण व्यक्ति को विश्व स्तरीय नेतृत्व कर्ता बना दिया। रुक करते अगली खबर का। झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगी। वो ओल चिकी लिपि के निर्माता पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी आवक्ष प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल रांची पहुंचने पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए रांची, जमशेदपुर और गुमला में कड़े इंतजाम किए गए हैं और कई इलाकों को नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। मंगलवार को वो गुमला में एक लोक सांस्कृतिक सभा में शामिल होने के बाद वापस दिल्ली लौटेंगी। राष्ट्रपति के इस दौरे में केंद्रीय मंत्री और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम दौरे पर हैं। असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र जाएंगे। यह आंदोलन अवैध विदेशियों के खिलाफ चलाया गया था और असम के इतिहास में इसका विशेष महत्व रहा है। इसके बाद गृह मंत्री नगांव जिले के बोडुवा स्थित बाटद्रवा थान जाएंगे, जो वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली है। यहाँ वो आध्यात्मिक स्थल के पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे और एक सार्वजनिक सभा को संबोधित भी करेंगे। गुवाहाटी लौटने के बाद अमित शाह पुलिस कमिश्नरेट की नई इमारत और शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन करेंगे। दिन के अंतिम कार्यक्रम में वो गुवाहाटी में बने ज्योति विष्णु सांस्कृतिक परिसर का लोकार्पण करेंगे, जिसमें करीब 5000 दर्शकों की क्षमता वाला आधुनिक ऑडिटोरियम शामिल है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे, छोटा बड़ा, इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को साकार करते हुए दिल्ली सरकार ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में
दिल्ली सरकार 100 स्थानों पर अटल कैंटीन शुरू कर रही है, जहां श्रमिकों और जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। सभी अटल कैंटीन में डिजिटल टोकन, सीसीटीवी निगरानी और नियमित ऑडिट से सुनिश्चित होगी पूरी पारदर्शिता। यह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि सम्मान और समानता का प्रतीक है। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एंटीबायोटिक के प्रयोग को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं और ये हम सभी के लिए चिंताजनक है। देश के कई जाने माने डॉक्टर्स ने भी प्रधानमंत्री के इस आह्वान का समर्थन किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से ही किया जाना चाहिए। Honorable Prime Minister has called upon us to use antibiotics when they are truly needed and only when they are prescribed by doctors. He has strongly cautioned us against self-medication. In this regard, doctors have a special professional responsibility. Us doctors should ensure that we prescribe antibiotics responsibly and according to the standard protocols. Taking heed of the clarion call of the Prime Minister, we should join in a whole of society mission for the rational use of antibiotics in our nation. And antibiotics are not a routine drug for everyone to use on every instance, very selectively and judiciously. My second request is to the pharma industry and to the pharmacists and to the people, the shopkeepers who sell drugs. Please do not give drugs without special instructions for doctors and make a record to which patient and for which indication an antibiotic has been sold. Our Mananiya Pantapradhan Narendra Modi sir clearly has underlined the basic principles of microbiology, and he has told people at large not to get carried away by a single medicine which can be like a cure without consulting their doctor. We are grateful to our Honorable Prime Minister for leading this entire movement from the front, and we urge each and every human being not to take antibiotics without consulting proper medical supervision. आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान एंटीबायोटिक के तर्कसंगत उपयोग के लिए बहुत ही सामायिक और जन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरी जनमानस से अनुरोध है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल केवल चिकित्सक की सलाह पे ही करें। जब एंटीबायोटिक की जरूरत ना हो और इसका इस्तेमाल किया जाता है तो मरीज को जब अगली बार एंटीबायोटिक की जरूरत होती है तब वो काम नहीं करती, क्योंकि कीटाणु एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध या रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। मेरी अपने स्वास्थ्य कर्मियों से भी अनुरोध है और विनती है कि वो एंटीबायोटिक का उपयोग और प्रिस्क्राइब केवल तर्कसंगत रूप से ही करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद देश में अनेक डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन के बारे में सचेत भी किया है। हम जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट भर्ती होते हैं, आईसीयू में जो होते हैं, उनमें कई दफ़ा ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जिसके लिए कोई एंटीबायोटिक कामयाब नहीं होती। उनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होती है और ये एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि जो हम एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करते हैं, कि ज़ुकाम, नज़ला या थोड़ा सा भी इन्फेक्शन जो वायरल हो सकता है, उसके लिए हम बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। इस एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस एंटीबायोटिक से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको एक मौका मिल जाता है कि वो इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, और जब इस एंटीबायोटिक की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो असर नहीं करती। Antimicrobial resistance is a serious problem affecting the entire world.
This basically is a situation where antibiotics no longer work against dangerous bacteria. The reason is overuse of antibiotics. Especially in India, there are individuals who go directly to medical stores and buy antibiotics just like they would buy fruits and vegetables. This is not acceptable in any developed country. Antibiotics should only be dispensed at a doctor's prescription after evaluation of the patient. प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। यहाँ फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ से कोई ना कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं या फार्मासिस्ट उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं। या घर में कोई भी व्यक्ति को किसी को बुखार हुआ, उससे यदि वो ठीक हो गया एंटीबायोटिक खाने से, तो लोग उस एंटीबायोटिक को अपने लिए भी इस्तेमाल करने लगते हैं जब उनको कोई बीमारी होती है। एंटीबायोटिक का इस तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही गलत बात है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है। एंटीबायोटिक को तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब डॉक्टर उसकी प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा तो एंटीबायोटिक को नहीं खाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में हम सबका ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर खिंचवाया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में होता क्या है कि आमतौर पे होने वाली बीमारियां, निमोनिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, इन पर भी आजकल एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है। और ये होता अक्सर क्यों है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं एंटीबायोटिक लेते समय। तो एंटीबायोटिक आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर, डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी है। एंटीबायोटिक लेते समय आपको कोर्स पूरा करना है। Our Honorable Prime Minister today made a very strong call for judicious use of antibiotics based on the ICMR report of increasing antimicrobial resistance. The Prime Minister emphasized that antibiotics should be used only after consultation with doctors because they are becoming ineffective against very serious infection. Now, antimicrobial resistance and healthcare associated infections are becoming a global health challenge because sick patients are becoming increasingly difficult to treat with commonly used antibiotics. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है इस देश के लिए। उसका मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक्स नॉर्मली बैक्टीरिया को 3 दिन में 5 दिन में मारने की क्षमता रखते हैं, वो अब वो नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि पेशेंट की प्रॉब्लम ड्यूरेशन बढ़ जाती है। कई बार ख़राब इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, डेथ होती है, हॉस्पिटल में ओवर स्टे होता है, जिसकी वजह से मरीज़ों का खर्चा बढ़ जाता है, सरकार पे बर्डन पड़ता है, हॉस्पिटल्स पे बर्डन पड़ता है। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक मुद्दा उठाया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पे हमें बहुत जल्द सीरियस कार्रवाई करनी चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी डेथ की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी गलती मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मरीजों की है। क्यों? क्योंकि ये जो मरीज हैं ये अपने आप अपना इलाज करते हैं। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, साउथ दिल्ली में मेरी प्रैक्टिस है और काफी बारी मैंने नोट किया है कि एक मेरा ही मरीज दूसरे मरीज को अपने आप ही दवाई बता देता है और ठीक ना होने पे मेरे पास भेजते हैं। मेरी बहुत ज्यादा आज गुजारिश है हमारे सारे नागरिकों से, हमारे सारे सिटीजन से, आप प्लीज समझिए कि इस तरह से आप जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं, कार्बापेन की जैसे कि रेजिस्टेंस हो चुकी है, जो कि कॉन्टेजियसली हवा पानी से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरों को, ये जानलेवा होती है। हमेशा एंटीबायोटिक को डॉक्टर की एडवाइस पे लीजिए, ना कि केमिस्ट या सलाहकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दवाओं के सेवन को लेकर मन की बात कार्यक्रम में कहा कि लोगों को अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देश के कई नामी गिरामी डॉक्टर्स ने भी प्रधानमंत्री के इस आह्वान का समर्थन किया है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या कितनी गंभीर हो सकती है
कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इस बात को हमें बताया है और हमें अवगत कराया है और हमें आगाह किया है कि एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वह अवस्था है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल खो देती है। हम लोग साधारण सी लगने वाली बीमारी जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द इत्यादि के समाधान के लिए कई बार अपने मन से ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एंटीबायोटिक का प्रयोग करने पर यह बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि एंटीबायोटिक केवल उन्हीं बीमारियों के विरुद्ध काम करती हैं जिन बीमारियों में का कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच अमेरिका के फ्लोरिडा में लंबी बैठक हुई है। इस बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में संकेत दिया कि अमेरिका यूक्रेन के बीच सुरक्षा समझौते पर लगभग सहमति बन गई है। बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत यूक्रेन में जारी युद्ध को सुलझाने के बेहद करीब है। हालांकि इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जमीन से जुड़े कुछ मुश्किल मुद्दों को सुलझाना भी जरूरी है। वहीं बैठक के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बैठक में कई अहम नतीजे निकले हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि आगामी जनवरी में राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं की मेजबानी करेंगे। वहीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप, ज़ेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ आज की बैठक पर चर्चा करने के लिए करीब 1 घंटे तक बातचीत की। उन्होंने लिखा कि इस बातचीत में अच्छी प्रगति हुई, जिसका हमने स्वागत किया है। इस बातचीत से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बात की थी। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात के बाद राष्ट्रपति पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रिव ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप की शांति की कोशिशों की सराहना करती है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साल 2025 भारतीय खेल इतिहास में स्वर्णिम सफलताओं का साल साबित हुआ है। 2025 में भारत ने आत्मविश्वास, समर्पण और विश्व स्तरीय क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कई खेलों में पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। क्रिकेट से लेकर हॉकी, खो-खो से स्क्वॉश और ब्लाइंड क्रिकेट तक हर मोर्चे पर भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो अब सिर्फ प्रतिभाओं का देश नहीं बल्कि चैंपियंस की फैक्ट्री बन चुका है। साल 2025 भारतीय खेल इतिहास के उन खास वर्षों में शामिल हो गया जब देश ने एक साथ कई खेलों में वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का एहसास कराया। भारतीय खेल का निर्णायक वर्ष 2025 भारतीय खेलों के लिए उस व्यवस्था की सफलता का प्रमाण बना जिसे पिछले एक दशक से तैयार किया जा रहा था। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है और मोदी सरकार ने इस युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की धुरी मानते हुए खेलों को सशक्तिकरण का माध्यम बनाया। इसी सोच के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय को 3,794 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटन किया गया। जुलाई 2025 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया जब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी।
2 दशक पुरानी नीति की जगह आई इस नई नीति ने भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत किया। इस सुधार यात्रा को और मजबूती मिली 18 अगस्त 2025 को, जब राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 लागू हुआ। पहली बार खेल संगठनों को सुरक्षित खेल नीति के अंतर्गत लाया गया। इससे महिला खिलाड़ियों, नाबालिगों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आचार संहिता ने खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई मिसाल कायम की। इस कड़ी में खेलो भारत नीति 2025 ने भारतीय खेल संस्कृति को एक नया दृष्टिकोण दिया। खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्ष में ये स्पष्ट कर दिया कि खिलाड़ियों का सम्मान केवल मंचीय सम्मान तक नहीं, बल्कि संवाद, प्रेरणा और आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी द्वारा विजेता खिलाड़ियों का स्वागत अब एक परंपरा बन चुका है। ये मुलाकातें खिलाड़ियों के संघर्ष, त्याग और सफलता की कहानियों को साझा करने का मंच बन गई हैं। प्रधानमंत्री ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम का स्वागत किया। साथ ही नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप चैंपियन टीम से भी मुलाकात की। उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय गौरव का वर्ष। नीतिगत सुधारों और निरंतर प्रोत्साहन का असर भारतीय खेल पर भी दिखाई दिया। दिसंबर 2025 में जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने मिलकर इतिहास रच दिया, जब भारत ने पहली बार स्क्वाश वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। नवंबर 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप अपने नाम किया। वहीं भारतीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। नवंबर 2025 में ही भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में अपने पहले ही अभियान में असाधारण प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 48 पदक जीते। पैरा खेलों में भी भारत ने वैश्विक पहचान बनाई। 18 साल की शीतल देवी ने वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप 2025 में विश्व चैंपियन बनकर देश को गौरवान्वित किया। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत की 14 साल पुरानी पदक परंपरा को कायम रखा। शतरंज की बिसात पर भी भारत ने इतिहास रचा। जुलाई 2025 में दिव्या देशमुख ने फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराकर खिताब अपने नाम किया। मई 2025 में नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार वर्षों से था। दोहा डायमंड लीग 2025 में उन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में 90.23 मीटर का ऐतिहासिक थ्रो करते हुए 90 मीटर की बाधा को पार किया। जनवरी 2025 में भारतीय महिला खो खो टीम ने पहले एवर खो खो विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में नेपाल को 78-40 से हराते हुए भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अपराजय रहते हुए ये साबित कर दिया कि स्वदेशी खेल भी वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बन सकते हैं। भविष्य की तैयारी। भारत ने वैश्विक खेल मेजबान के रूप में भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। नवंबर 2025 में भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार मिला, जिसमें अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में पुष्टि मिली। यह निर्णय भारत की बढ़ती संगठनात्मक क्षमता, आधुनिक खेल अवसंरचना और वैश्विक विश्वास का प्रमाण बना। स्पोर्ट्स डेस्क, TD न्यूज। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।